हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम क्वेश्चन बैंक करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स 1 का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। तो इसका अगर कोई डाउट होता है तो आप इसके वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.388 10⁻³ watt per meter square. Now, how many photons nearly per square meter are incident on the earth per second? Assume that the photons in the sunlight have the average wavelength. देखिए यहाँ पर आपको एनर्जी फ्लक्स दे रखा है। तो एनर्जी फ्लक्स जो है ये आपका है, इसको 5 बोलते थे लेट्स से। तो ये कितना है 1.388 10⁻³ ये है वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये वाट पर मीटर स्क्वायर में है। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको निकालना है dN/dt और डिवाइडेड बाई 1/a, है ना, ये निकालना है। तो इनटू ये तो हो गया। और एक फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, तो इसको निकालना आपको, है ना। तो ये भी आपका वाट पर मीटर स्क्वायर में, ये भी आपका वाट पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो dN/dt 1/a ये हमारा है वैल्यू। तो इट विल बी योर 1.388 10⁻³ इंटू लैम्डा। वेवलेंथ है 550 नैनो 10⁻⁻9 और SC की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻25, है ना। तो ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आता है 4 इंटू 10⁻21, है ना। और ये पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर है ना, पर मीटर स्क्वायर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस V that must be maintained between the illuminated surface and the collector so as just to prevent any electron from reaching the collector is determined determined for different frequencies of the incident illumination. The graph obtained is as shown. The maximum kinetic energy of the electrons emitted at frequency f1. तो यहाँ पर आपको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि मैक्स क्या होता है, इट इज h इंटू f1 माइनस h इंटू f0, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका h कॉमन ले लेंगे, f1 माइनस f0। तो आंसर विल बी योर C। ठीक है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, the graph between 1/λ and stopping potential V of 3 metals having work functions phi1, phi2 and phi3 in an experiment of photoelectric effect is plotted as shown in the figure. Which of the following statements are correct? Here lambda is the wavelength of the incident ray. Ratio of work function phi1, phi2, phi3 है 1:4:2। अच्छा, ये निकालना है। तो यहाँ पर ये 1/λ दे रखा है। तो वर्क फंक्शन phi1 क्या होता है, hc/λ1, लैम्डा TH1 जो भी बोलते हैं, लैम्डा TH1। और ये 1/λ की वैल्यू रखे 0.001 और ये 0.0, तो phi2 हो जाएगा hc/λ TH2 और phi3 हो जाएगा hc/λ TH3। तो phi1 रेशियो phi2 रेशियो phi3 की बात करेंगे तो यहाँ 0.001 है, 0.02, तो इसका रेशियो आएगा 1:2:4, ये आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा। tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं कि ये EV होता है आपका hc/λ प्लस फाई। तो V होता है hc/E 1/λ प्लस फाई डिवाइड बाई E। तो ये hc/E क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है ना। वॉयलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल 2 and 3, है ना। तो ये चेक कर लीजिए। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, इसका सी आएगा, है ना। तो वॉयलेट कलर का हम जानते हैं वेवलेंथ कितना होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4000, है ना, 4000 है। तो
तो लिखा हुआ है फ्रॉम मेटल 2 एंड 3 से निकाल रहा है। तो मेटल 2 का आपका क्या कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालोगे तो इट विल बी अराउंड कितना आएगा 5000 समथिंग आएगा जो भी है। बेसिकली ये आपका इजेक्ट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल 2 एंड 3। हाँ, तो यहाँ पर इस इजेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो 2 से तो नहीं कर पाएगा, 3 से कर सकता है ना, ऐसा कुछ हुआ। या 2 से कर पाएगा, 3 से नहीं कर पाएगा ना, इसलिए आंसर डी नहीं होगा। Next question 4. In a photoelectric experiment, the photons of energy 5 electron volt are incident on the photocathode of work function at 3 electron volt. For photon intensity I 10 power 15 per meter square second जो भी है, saturation current of 4 microampere is obtained. Sketch the variation of photo current IP against the anode potential VA for photo इंटेंसिटी डबल। यहाँ आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। इंटेंसिटी डबल करेंगे तो हम जानते हैं आपका करस्पॉन्डिंग करंट भी डबल हो जाएगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, इट विल बी ए, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। A photocell in the saturation mode is irradiated by light of wavelength lambda. The corresponding spectral sensitivity of the cell is S lambda बराबर 4.8 milliampere per watt. Find the yield of photoelectrons, that is the number of photoelectrons produced by each incident photon. हाँ, तो आपको निकालना है एफिशिएंसी, निकालना है ना, एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल निकालना है। तो लिखा है फोटो सेल इज इन द सैचुरेशन मोड इज इरेडिएटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ दे रखा है, द करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ द सेल दे रखा है। तो बेसिकली एस लैम्डा जो है, एस लैम्डा दिया है, इट इज 4.8 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई वाट, यानी कि पर एक वाट में कितना यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है ना। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट आई एस डिवाइडेड बाई पावर इंसिडेंट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। तो आई एस क्या होता है हमारा, इट इज एन ई इंटू ई। एन ई क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड परसेंट, पावर होता है एन एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो एन ई बाई एन, तो निकालना क्या आपको, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी एन ई बाई एन निकालना है। तो एन ई बाई एन कितना आएगा आपका, इट इज 4.8 मिली 10 की पावर -6 इंटू एच सी बाई लैम्डा, और नीचे जाएगा ई, एच सी बाई लैम्डा डिवाइड बाई ई। 4.8 10 की पावर -6 और एच सी है 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइड बाई ई है 1.6 10 की पावर -19 और लैम्डा कितना है 6600 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 9 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन एटम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट इज En। तो En जो है बाइंडिंग एनर्जी है, और हम जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है ना, ये हम जानते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो एक इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, एक होता है mvr और ये होता है nh अपॉन 2 ये हम जानते हैं। तो और फ्रीक्वेंसी f हमें निकालना है, तो f होता है 1/t, 1/T है ना, और कैपिटल T होता है 2πr डिवाइड बाई v। तो ये आ गया 2πr। एक काम करो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को इधर ले जाके डिवाइड कर दो, है ना, उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, NH अपॉन 2 बराबर mvr। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा,
ई एन ऊपर जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई एन एच, और यहाँ m से m चला जाएगा, v से v चला जाएगा, तो v बाई आर आएगा, है ना। तो v बाई आर, तो इसको इधर ले जाइए तो v डिवाइड बाई 2 पाई आर है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से f हम जानते हैं v डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितना आएगा, ई एन डिवाइडेड बाई एन एच। अच्छा यहाँ 2 भी तो आएगा, बिल्कुल यहाँ 2 भी आएगा, तो ये 2 बाई एन एच, तो आंसर विल बी योर 2 बाई एन एच, आंसर विल बी योर ए। The frequency of revolution of electron in the nth Bohr orbit is v nu n. The graph between log n and log nu n by v1 may be. The frequency of revolution of electron in the nth Bohr orbit क्या है, nu n है, graph between log n and log vn by v1 may be, है ना। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यू, है ना। तो f बराबर सम कांस्टेंट k डिवाइड बाई एन क्यू। तो यहाँ पर अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ f बराबर का लॉग ऑफ k माइनस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ n। तो एल एन वर्सेस दिखे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव होगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाय द फोर्स k by r, where k is a constant and r is the distance of the electron from the origin, by applying Bohr model to this system। देखिए फोर्स हमें दिया है, f है k by r, ये होता है m v स्क्वायर बाई r, है ना। तो यहाँ से v आएगा रूट ऑफ k बाई m, जो कि कांस्टेंट है, ये आपका n पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। अब आपको हमें निकालना है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आर एन टू दिस ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी आर एन, काइंड एनर्जी है टी एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो बेसिकली ये आ गया। तो वेलोसिटी जो है आपका कांस्टेंट है, यानी कि आपका काइंड एनर्जी होती है हाफ एम स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या कहते हैं बीच पैरामीटर्स, है ना, एन एन आर जो भी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा, बी हो जाएगा, बी तो आंसर होएगा, है ना। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी कॉन्स्टेंट है ना, वो वी एन पर डिपेंड नहीं करता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एन पर डिपेंड नहीं करेगा। The magnitude of angular momentum, orbit radius and frequency of an electron in a hydrogen atom corresponding to the quantum number n are L r f respectively, then according to Bohr theory of atom which of the following statement is correct। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है which of the following is incorrect। अच्छा करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई आपका L जो है ये होता है एन एच अपॉन 2 पाई, आर जो होता है आर नोट एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, और फ्रीक्वेंसी एफ प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यू होता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एफ आर एल तो एन स्क्वायर एन, तो ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। एल इंटू एफ कितना आएगा, 1/n स्क्वायर, बिल्कुल सही है। एफ इंटू आर कितना आएगा, 1/, बिल्कुल सही है। और एल इंटू आर एन क्यू, ये गलत है। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा सही है, तो जो सही है वो गलत है, वो जो गलत है वो सही है, यानी कि ए बी सी सही है और डी गलत है, इसलिए ए बी सी गलत है और डी सही है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। Question number 10. The wavelength of k alpha X-ray of an electron having atomic number Z is equal to 11 is lambda. The wavelength of k alpha X-ray of another element of atom number Z dash
इज 4 लैम्डा देन द वैल्यू ऑफ जेड डैश। तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है रूट न्यू बराबर ए जेड माइनस बी। तो ये हमारा बोल रहा है के अल्फा के लिए बी क्या होता है 1 होता है। तो रूट न्यू होता है अपना सी बाई लैम्डा। तो रूट ऑफ सी बाई लैम्डा बराबर ए जेड माइनस 1। तो रूट ऑफ क्या निकालना है लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 है ना, बराबर हो जाएगा यहाँ पर z1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस 1, ऐसा कुछ होगा है ना। तो z डैश निकालना है। तो यहाँ पर z1 कितना है 11 माइनस 1 दैट इज, हाँ अब इसमें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लैम्डा 2 कितना है 4 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस 1, तो ये 10 हो जाएगा। तो z2 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 5। तो z2 कितना आएगा इट इज 6 सी। A force of attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electron in the hydrogen atom is given by this thing. The electron initially moving in a circle of radius r1 about the nucleus jumps suddenly into a circular orbit of radius r2. The total energy of the atom decreased in this process. हाँ जी, तो ये तो हम जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपका टोटल एनर्जी होती है E, ये होती है माइनस ई कितना आएगा माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ये होता है फार्मूला। तो ऑर्बिट क्या हो रही है आपकी जंप कर रहा है कहाँ से r1 से r2 है ना, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा इसका है ना। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या निकालना है आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ द एटम डिक्रीज इन दिस प्रोसेस इज, तो यानी कि ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो इनिशियल कितनी है माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r1 और फाइनल कितनी है माइनस प्लस के ई स्क्वायर बाई 2r2, ऐसा कुछ होगा है ना। एक r2 बड़ा है छोटा है, हाँ जी r कम हो रहा है ना, तो ये तो आपका आंसर जो होगा है ना मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो इसमें इनिशियल कहाँ था इलेक्ट्रॉन मूविंग r1, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका बी लग रहा है ना, और कोई आंसर है नहीं है ना, बाकी तो पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो ये आंसर आएगा। डिक्रीज टोटल एनर्जी ऑफ द डिक्रीज इन दिस प्रोसेस, तो इतने से डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इसमें आपका R2 छोटा होना चाहिए ना, डिक्रीज करेगा तो R2 हैज टू बी डिक्रीज, R2 कम होगा तो ये वैल्यू आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है सही है ये आंसर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, the attractive potential for the atom is given by V बराबर V naught ln R by R naught, V naught R naught R constant and R is the radius of the orbit. The radius R of the nth orbit, nth Bohr orbit depends upon principal quantum number. तो पोटेंशियल हमें दिया है V बराबर V नॉट ln R बाई R नॉट, तो फोर्स F होता है माइनस डी वी बाई डी आर, तो ये आएगा माइनस वी नॉट और ये 1/r यहाँ आएगा R नॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आएगा है ना, प्रोपोर्शनलिटी निकालना है ना फोर्स, तो इसको फोर्स वाला यू इसमें ई भी आएगा ना, चार्ज भी है ई, ऐसा कुछ होना चाहिए। एक मिनट को तो कितना आएगा AWB माइनस ई वी नॉट डिवाइडेड बाई आर है, तो आर नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसको हम एल क्या लिखेंगे एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट, तो आर नॉट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा एल एन आर नॉट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो ये आंसर आएगा।
दिया गया एफ, तो एफ ये आ गया एफ बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आपका वी जो है वो कांस्टेंट आएगा, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं एम वी आर बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो वी कांस्टेंट, तो आर जो है प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एन आएगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू एन, तो आंसर क्या आएगा, इट विल बी। हाँ जी, 13 है, अ फ्री पार्टिकल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंटर्स रीजन इन विच इट हैज पोटेंशियल एनर्जी यू। व्हाट इज द पार्टिकल्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यू। हाँ, क्या लगा यहाँ पर, फ्री पार्टिकल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी ई है एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना लैम्डा, एंटर द रीजन इन विच इट हैज पोटेंशियल एनर्जी यू। देखो हम जानते हैं के आई प्लस यू आई बराबर होता है के एफ प्लस यू एफ। तो के आई हमारे पास कितना है ई, यू आई है 0, के फाइनल निकालना है, यू फाइनल कितना है, इट इज यू। तो के फाइनल कितना आएगा, ई माइनस यू, ये आ गया। तो लैम्डा जो इनिशियल होगा वो होगा एच डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m के मतलब ई। लैम्डा फाइनल जो होगा एच डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m, और के कितना है, ई माइनस यू। तो हमें फाइनल निकालना है, तो लैम्डा फाइनल डिवाइडेड बाय लैम्डा इनिशियल दैट इज लैम्डा है ना, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई माइनस यू। तो लैम्डा एफ हो जाएगा लैम्डा रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई माइनस यू, ये आंसर है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, हाँ दिस इज आंसर इज alpha particle having a de Broglie wavelength of lambda 1 collides with a stationary carbon nucleus. The alpha particle moves off a different direction as shown, है ना। तो आफ्टर द कोलिजन द de Broglie wavelength of the alpha particle and the carbon, देखिए कोलिजन के बाद अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम हो जाएगी तो de Broglie wavelength उसकी बढ़ जाएगी। तो यानी कि आपका जो लैम्डा एफ जो होगा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू लैम्डा 1। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए। The figure shows the variation of photocurrent with the anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations. Let IA, IB, and IC be the intensities, and FA, FB, and FC the frequency for the curve ABC respectively. हाँ जी, तो यहाँ पर ये A और B का स्टॉपिक पोटेंशियल सेम है, तो यानी FA और FB तो बराबर ही होगा, तो ये ऑप्शन तो सही है ना। और IA जो है आपका IA IB से कम ही होगा, ये भी समझ आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। और C का फ्रीक्वेंसी FB से ज़्यादा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। IC इज ग्रेटर देन IB। देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे फोटो करंट सेम है, बट हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो किसकी C की, तो उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो हम जानते हैं I इंटू A होता है H इंटू न्यू टाइम्स ऑफ N। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो करस्पॉन्डिंग IB ज़्यादा होगा, तो डी आंसर भी इसका हो जाएगा। हाँ जी, 16 इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इफ F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस and I the intensity of incident radiation, then choose the correct statement. हाँ, if F is increased keeping I and work function constant, then maximum energy of, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं K max का फार्मूला होता है H F माइनस फाइव, तो F बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंगली K max भी हम जानते हैं बढ़ेगा, तो आंसर ये सही है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड इज इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये गलत हो गया है ना।
स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस बिटवीन कैथोड और एनोड पर डिपेंड नहीं करेगा. इफ आई इज इंक्रीज कीपिंग एफ एंड वर्क फंक्शन कांस्टेंट देन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम एंड करंट. बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, यही होता है ना, दिस इज आल्सो इक्वल टू ईवीएस. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है, वो चेंज हुआ नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. लेकिन हाँ, करंट की बात करेंगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है. वर्क फंक्शन इज डिक्रीज कीपिंग एफ एंड आई कांस्टेंट देन स्टॉपिंग पोटेंशियल. वर्क फंक्शन को अगर हम क्या करते हैं, वर्क फंक्शन डिक्रीज कीपिंग एफ एंड आई कांस्टेंट. तो एफ कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, एफ एंड आई कांस्टेंट. देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, वर्क फंक्शन को हम कम कर रहे हैं, एफ वही है. हाँ, तो बिल्कुल सही है, बढ़ जाएगा. तो हम जानते हैं अगर वर्क फंक्शन को कम करेंगे तो ये माइनस जो है कम क्वांटिटी हो रही होगी, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा. तो आंसर विल बी डी. हाँ जी. अब a particular hydrogen like atom has its ground state binding energy 122.4 electron volt. It is in ground state. हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहा है ना, इट इज हाइड्रोजन लाइक. और क्या लिखा है, ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी है. तो बाइंडिंग एनर्जी हम जानते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, ग्राउंड है ना. और ये कितना है, 122.4. और ई नॉट है हमारे पास कितना, 13.6. तो 122.4 डिवाइडेड बाई 13.6. तो ये अगर सॉल्व करोगे तो इट विल बी 9. तो z कितना आएगा, इट इज 3. z की वैल्यू 3 आ गई. तो एटम नंबर इज 3, बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रॉन 90 वोल्ट कैन एक्साइट इट. हाँ जी. अब z बराबर 3 है, तो एक्साइट करने वाला n बराबर 1 से n बराबर 2. तो डेल्टा E कितना आएगा, इट इज ई नॉट जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. 2 to 4 माइनस 1 3. तो ई नॉट हमारे पास कितना है, 13.6 इंटू जेड कितना है, 9 इंटू 3/4. तो इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन ऑफ 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन एक्साइटेड, ये गलत हो गया. इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नियरली दिस इज कैन ब्रॉट द टू ऑलमोस्ट एट बाय द, बिल्कुल ये सही है, सी सही है ना. इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2.6 में इमर्ज फ्रॉम द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 125. देखो 125 डालेंगे तो ये एनर्जी है 122. तो 122.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.6 आएगा. बिल्कुल सही है. तो जो एनर्जी बची रहेगी वो 2.6 EV होगी. In X-ray tube has 3 main controls. The target materials, its atom number, the filament current, accelerating voltage, है ना. ठीक है. फिगर शोज अ टिपिकल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगेंस्ट वेवलेंथ है. तो आई वर्सेस लैम्डा कर दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द लिमिट लैम्डा मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1/b. बिल्कुल सही है. हम जानते हैं लैम्डा मिनिमम जो आती है ये आपका HC डिवाइडेड बाई EV ये होता है ना. तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/b. तो ये सही है. शार्प पीक शिफ्ट टू द राइट एज z इंक्रीजेस. z बढ़ेगा तो ये आपका z बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा कम होगा. तो ये गलत हो गया है ना. पेनिट्रेटिव पावर ऑफ एक्सरे इंक्रीज इफ v इज इंक्रीज. v यानी एक्सरे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही है. पेनिट्रेटिव पावर ऑफ एक्सरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. इंटेंसिटी एवरीवेयर इंक्रीजेज इफ फिलामेंट करंट IF इज इंक्रीज्ड. बिल्कुल सही है. फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी. Electron is orbiting in a circular orbit of radius r under the influence of constant strong magnetic field of strength B. Assuming that the Bohr's postulate regarding the quantization of angular momentum holds good for this electron. हाँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. जस्ट अ मिनट.
एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 तो इसमें गायब हो रहा है। 19 का, चलो 19 का क्वेश्चन मेरे पास है इस समय, मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लेना उसमें। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अलाउड वैल्यू ऑफ द रेडियस आर ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो यहां पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, जो पहले क्वेश्चन नंबर 19 है जो इसमें मिसिंग है उसका बता देता हूं। क्वेश्चन है द अलाउड वैल्यू ऑफ रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट, ए नॉट दिया हुआ है, ए नॉट इज गिवन टू यू, ए नॉट बराबर है रूट ऑफ एच डिवाइड बाई 2 पाई ई बी, ये दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि एक तो हम जानते हैं रेडियस आर होती है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, है ना, आर होता है एम वी बाई क्यू बी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमारा क्या है, एम वी आर बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई, ये हम जानते हैं, है ना। तो यहां पर आपको रेडियस आर निकालना है, रेडियस आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां से वी निकालिए, पहले इक्वेशन से वी कितना आएगा, तो v आएगा क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, और v की वैल्यू यहां रखेंगे तो एम v है क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम इंटू आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, है ना। तो m से m उड़ गया, तो r स्क्वायर हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई क्यू बी, एन एच अपॉन 2 पाई क्यू बी, क्यू मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो ई हो जाएगा ना, चार्ज ई है। तो आर की वैल्यू, इसका आर कितना आएगा, इट विल बी रूट ऑफ एन एच डिवाइड बाई 2 पाई ई बी, और यहाँ पर रूट ऑफ एच अपॉन 2 पाई ई बी की वैल्यू कितनी है, ए नॉट, तो आर आ गया रूट ऑफ एन टाइम्स ऑफ ए नॉट, ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा इट विल बी ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इट्स nth ऑर्बिट। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालेंगे तो हमारा टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, है ना, तो आर बाई वी, तो या एक काम करते हैं, सीधा लगाते हैं, एक फार्मूला होता है ना 2 पाई चार्ज, और आर होता है एम वी बाई क्यू बी, पुट द वैल्यू, तो टी हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई वी, आर है एम वी बाई ई बी, बी से भी चला गया, तो 2 पाई एम डिवाइडेड बाई ई बी। ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो फार्मूला होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई ई बी, डी इज द आंसर। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी पासिंग थ्रू द nth ऑर्बिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पाई जो होता है वो पाई आर स्क्वायर बी होता है ना, और पाई आर स्क्वायर कितना है, तो हमें आंसर निकालना है इसमें, तो आर स्क्वायर ये रहा ना, अच्छा, ओके, आंसर में आपका बी नहीं दिया है ना, बी के टर्म में आंसर नहीं रखा है आपका। आर की वैल्यू कितनी आई थी भाई, देख लेते हैं, ये रहा, है ना, ये तो एन एच बाई 2 पाई ई बी है,
एन एच डिवाइड बाई 2 पाई इंटू बी, पी से भी चला गया, पाई से पाई गया, तो फाई जो आएगा एन एच डिवाइडेड बाई 2 आएगा। फाई है एन एच डिवाइड बाई 2 तो आंसर विल बी सी। Root nu versus Z graph for characteristic X-rays is as shown in figure. Match the following. तो रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ दिया हुआ है, तो लाइन 1 लाइन 2 है ना, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि रूट न्यू बराबर ए जेड माइनस बी होता है ना, तो 1 और 2 में जेड की वैल्यू जो स्टार्ट हो रहा है 1 तो ये है, तो ये कम है, तो ये हमारा 1 और 2 में एक अल्फा होगा और बीटा होगा, और हमारा स्लोप जो होता है वो ए होता है, और ए स्लोप क्या होगा आपका एनर्जी गैप, एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा तो के बीटा में एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो 1 विल बी योर 1 विल बी योर के बीटा, तो ये हमारा 1 जो है के बीटा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, और 2 जो है ये आएगा आपका के अल्फा, 2 क्या आएगा के अल्फा, तो इसमें के अल्फा आएगा तो इट विल बी आर, और 3 और 4 की बात करेंगे तो अगेन वही, तो 3 जो है हमारा अच्छा ये आपका के हाँ अब ये आपका एल एल में होगा ना, एल अल्फा एल्फा बीटा, तो ये 3 जो है वो कितना आएगा एल बीटा हो जाएगा, एल बीटा, तो इसका आंसर कितना आएगा इट इज क्यू, और ये है एल अल्फा, तो इसका आंसर है पी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं 1 और 2 जो ये 1 है और यहाँ वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो फॉर के अल्फा लाइन के बीटा लाइन जेड की वैल्यू 1 होती है, और बाकी के लिए जेड सॉरी जो आपका कांस्टेंट बी है उसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी के लिए बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी, तो ये आंसर आएगा। A 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. What is the energy per photon associated with the sodium light? A 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light, ठीक है, which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589, ठीक है. What is the energy per photon associated with the sodium light? तो एनर्जी पर फोटोन यानी कि आपको निकालना है एस सी बाई लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा, तो आंसर इसमें दिया है हाँ, और एस सी कितना होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, लैम्डा है 5890 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। बी एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर, तो यहाँ पर पावर दे रखी है, तो पावर P होता है n टाइम्स ऑफ दिस E, तो n कितना आएगा P डिवाइडेड बाई E, P हमें दिया है 100 और ये है 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 10 की पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन पर सेकेंड, monochromatic light of wavelength at 632.8 nanometer is produced by helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt.
the power emitted is 9.42 milliwatt. Find the energy and momentum of each photon in the light. तो एनर्जी क्या होता है, इट इज एच सी बाई लैम्डा, है ना। एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा। तो यहां पर आंसर जो दिया है 24 में, एच सी की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइड, लैम्डा कितना दिया आपको 632.8 नैनोमीटर, 10 की पावर -9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 10 की पावर -19 जूल आता है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट एरिटेड बाय द दिस बीम। तो कितने फोटोन अराइव कर रहे हैं और पावर इज गिवन टू यू, है ना। तो पावर P होता है n टाइम्स ऑफ दिस E, तो n हो जाएगा P बाई E। तो P आपको दिया है 9.42 मिलीवाट 10 की पावर -3 और E आपका है 3.14 10 की पावर -19, है ना। सोल्व करेंगे तो लिखा है पर सेकंड ऑन एवरेज 19। तो ये आएगा कितना 3 इंटू 10 के पावर 16, है ना, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, मोमेंटम भी पूछा है, तो मोमेंटम P हम जानते हैं ये होता है h बाई लैम्डा। तो ये सॉल्व करने पर आता है 1.05 10 की पावर -27, है ना, kg मीटर पर सेकंड ये आएगा, ठीक है। हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। तो अगर करना है तो इसको यहाँ पर जो आंसर आया है P, तो P बराबर कर देंगे mv। तो V होगा P बाई m। m क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फोटोन का मोमेंटम तो हम जानते हैं 1.05 10 की पावर -27। मास जो है हाइड्रोजन एटम का सेम है मास ऑफ प्रोटॉन, कितना होता है 1.67 10 की पावर -27। तो इट विल बी 0.63 मीटर पर सेकंड, दैट इज आंसर, ठीक है। Question number 25. When photons of energy 4.25 electron volt strike the surface of metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy Ta। देखो फोटोन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फोटोन है, इसकी एनर्जी कितनी है 4.25, तो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है Ta। इक्वेशन क्या आएगा, Ta दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी, ये 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज एनर्जी hν माइनस पाई A, मेटल A है पाई A। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास 1। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा A, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल B बाय फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.7 इज TB। तो TB बराबर कितना आएगा, यहां पर है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5e, ये है इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन यहां पे है TB बराबर TA माइनस 1.5, ये है इक्वेशन 3, है ना, ये हुआ। और इसमें यहां दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा A दिया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन इलेक्ट्रॉन्स इज लैम्डा B, और लैम्डा B बराबर दिया है ट्वाइस ऑफ लैम्डा A, ये दे रखा है ना, लैम्डा B बराबर दिया है ट्वाइस ऑफ लैम्डा A। तो लैम्डा है हमारा क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड
फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लैम्डा बी बराबर ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए है, तो लैम्डा होता है एच अपॉन पी। तो मोमेंटम की बात करेंगे तो एच अपॉन मोमेंटम ऑफ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एच अपॉन मोमेंटम ऑफ ए। तो यहां H से H चला गया, तो यहां से पी ए बराबर ट्वाइस ऑफ पी बी, पी ए बराबर ट्वाइस ऑफ पी बी, ये हो गया। तो यहां पर ही आ गया। तो मोमेंटम में रिलेशनशिप है, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टी होती है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, है ना। मास हम जानते हैं दोनों का क्या है, सेम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मास इज गोइंग टू सेम। तो बेसिकली यहां पर हम बोल सकते हैं टी ए डिवाइडेड बाई टी बी बराबर क्या आएगा, पी ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर। तो पी ए बाई पी बी का स्क्वायर, तो टी ए बराबर हो जाएगा, पी ए बाई पी बी करेंगे तो इट विल बी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 टाइम्स ऑफ टी बी। ये है इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 4 इक्वेशन है। तो यहाँ पे टी ए बराबर 4 टी बी है, तो यहाँ रख देंगे टी ए बराबर 4 टी बी, और उसके बाद सोल्व करेंगे तो हमारा टी बी आ जाएगा, है ना। और टी बी आ जाएगा तो टी ए टी बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं यहां पर। तो टी बी बराबर टी ए माइनस 1.5, है ना। तो हमारे पास है टी बी बराबर है टी ए माइनस 1.5, ये दिया हुआ है ना। टी बी बराबर देखते हैं ना, और यहां पर टी ए बराबर है 4 टी बी, तो ये टी बी और ये है 4 टाइम्स ऑफ टी बी माइनस 1.5। तो इसको इधर ले जाइए तो यहां पर आएगा 3 टी बी बराबर 1.5, तो टी बी बराबर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टी ए हमारे पास है इट इज 4 टाइम्स ऑफ टी बी, यानी 4 into 5 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये आ गया। तो टी ए आ चुका है, टी बी आ चुका है, और टी ए टी बी आ चुका है, तो वैल्यू रख देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में। तो टी ए हमारे पास कितना है, टी ए हमारे पास है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको रखेंगे तो फाई आ जाएगा। फाई ए कितना आएगा, इट विल बी 2.25। तो यानी कि यहां से फाई ए विल बी 2.25। ऐसे ही फाई बी निकालो, तो फाई बी कितना आएगा, तो यहां पे टी बी है 4.7 माइनस 5 है ना। तो टी बी हमारे पास कितना था, 0.5, तो 0.5 यहां रखेंगे, तो 0.5 4.2 है ना, 0.5 इधर आएगा 0.5, और यहाँ पे इधर जाएगा तो 4.2 हो जाएगा। तो 5b हो जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सब है ना, ये आ गया। तो 5 आ चुका है, 5b आ चुका है, टी आ चुका है, टी बी आ चुका है। ठीक है, सही आंसर आएगा। Question number 26. A potential difference of V volt is applied on 2 parallel electrodes separated by a distance of 4 10 की पावर -2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हैं और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना, 4 × 10 की पावर -2 मीटर ये दिया हुआ है, और यह पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, तो V लगा रखा है ना। तो लिखा द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेरी लो एनर्जी आर इजेक्टेड इनटू द रीजन between the electrodes which contains argon at low pressure. The average distance the electron travel between collision with the organ atom is this much. तो ये distance travel करता है between two collision between two organ atoms. The ionization energy of the argon दिया है 16 electron volt. Estimate the minimum value of V in kilovolt such that the electrons can cause ionization. देखो यहाँ पर V हमें निकालना है, तो V निकालना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आएगा, इट विल बी V डिवाइडेड बाई D। D कितना है, 4 × 10 की पावर -2 ये है। तो अब जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, E × कैपिटल E, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 8,
तो 8 इंटू 10 की पावर -5 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ई उड़ गया, ई हमारे पास है v डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -5 बराबर 16 वोल्ट, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां पर v आ जाएगा, तो v विल बी योर 8 किलो वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। A cooling object was emitting radiations of time varying wavelength lambda बराबर 3000 plus 40t, where lambda is in angstrom, t is in second, is incident on a metal sheet of work function 2 electron volt, such that the power incident on sheet is constant, that is 100. Power incident कितना है, 100 watt है. The signal is switched on and off for a time interval of 2 minutes and 1 minute respectively. And 2 मिनट के लिए आपने स्विच ऑन किया है और 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ किया हुआ है. Each time the signal is switched on, lambda again starts from the fresh value of 3000 angstrom, यानी कि t बराबर 0 पे वैल्यू कितनी है, 3000 है, ठीक है, ये है. If the metal plate is grounded so that it remains neutral and electron clouding is negligible, then find the maximum photocurrent milliampere. The photo emission efficiency is 0.01% and remains constant. Take SC बराबर दिस थिंग, है ना, ये दिया हुआ है. तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा. देखो यहाँ पर वर्क फंक्शन आपको दिया होगा, वर्क फंक्शन हाँ लिखा है, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखो है क्या, लैम्डा की वैल्यू ये दी हुई है, तो हम जानते हैं टाइम बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी होगी, तो हमारा क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंगली वर्क फंक्शन सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, कम होगी. तो हम जानते हैं कब तक एमिशन हो जाएगा, जब तक कि वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या तो बराबर या ज्यादा है. तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं वो टाइम निकालना पड़ेगा. तो जब आपकी एनर्जी यानी कि 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 3000 प्लस 40t, ये अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर तक पहुंच जाता है तो भी हम बोल सकते हैं कि यहां पर एमिशन होता रहेगा. तो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, है ना, ये हो गया. तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 3000 प्लस 40t बराबर 6200. तो यहां से जाएगा तो 40t बराबर आएगा 3200. तो t कितना आया, 80 सेकंड पर ऐसा होगा, t बराबर 80 सेकंड पर होगा. तो 80 सेकंड होगा तो टाइम इंटरवल जो है वो 80 सेकंड का होगा. तो नंबर ऑफ फोटोन रिसीव पर सेकंड निकालना पड़ेगा आपको. तो यहां पर हम जानते हैं कि 80 सेकंड पर ऐसा होगा और नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव निकालना है. तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. तो हम जानते हैं n इंटू ई बराबर होगा p. तो n है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड, तो p डिवाइड बाई ई. तो p हमारे पास दिए रखा है 100 वाट और e हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19, ये है आपका n की वैल्यू, है ना. ये n हो गया. अब n आ चुका है तो हमें n, तो n e बाई n इंटू 100, ये कितना है, इट इज 0.01%. तो n e कितना आएगा, 0.01 डिवाइड बाई 100 इंटू n. n हमारे पास है 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19. ये 100% चला गया, है ना. तो ये आ गया. तो ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड. तो मैक्सिमम करंट निकालना है, तो I कितना आएगा, एन ई इंटू ई. तो एन ई हमारे पास है 0.01 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19 इंटू ई 1.6 10 की पावर -19. तो ये कितना आ रहा है, इस विल बी 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर. दैट इज नथिंग बट
5 मिली एम्पियर. So this is the answer. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28. A light of wavelength 3540 angstrom falls on a metal having work function दिया है 2.5. If ejected electron collides with another target material inelastically and its total energy is utilized to raise the temperature of the target material. Mass of target material दिया हुआ है and specificity भी दिया हुआ है. If 10 के पावर 18 electrons are ejected per second, then find the रेट ऑफ राइज ऑफ. देखिए है क्या यहाँ पर, पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, वर्क फंक्शन दिया है तो के मैक्स हम जानते हैं एच सी बाई लैम्डा -5. तो एच है 12400 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है 3540 -5 कितना है 2.5. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये आपको सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, नियरली आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इतना आएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ लिखा है 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड पर सेकंड, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी 10 की पावर 18 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1.6 10 की पावर -19 है ना, ये आएगा जूल पर सेकंड यानी वॉट, इतनी एनर्जी हो गई. और ये किसके बराबर होगा एम एस डी टी बाई डी टी है ना. तो यहां पर टेन की पावर कितना था 18 है, 18 है सॉरी, तो 18 है तो ये इधर आएगा तो इट इज 0.16 बराबर मास कितना दे रखा है इसका 10 की पावर -3. एस कितना दिया है 160 इंटू डी टी बाई डी टी है ना. तो यहां इधर जाएगा तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी टी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है ना. तो इट इज 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, दैट इज आंसर. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 29. A beam of light has 3 wavelengths 4144 angstrom and 4972 angstrom and 6216 angstrom with a total intensity of 3.6 watt per meter square equally distributed among the 3 wavelengths. The beam falls normally on the area of this much and of clean metal surface of work function दिया है 2.3. देखो यहाँ पे 3 वेवलेंथ दिए, ये है ये है ये है, तो इनकी एनर्जी निकालिए. तो पहले की एनर्जी अगर निकालेंगे तो इसको मैं E1 बोलता, तो E1 कितना आएगा 12400 डिवाइड बाई 4144 है ना. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो E1 आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, और E2 निकालेंगे तो इट इज 12400 डिवाइड बाई कितना है 4972, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और E3 अगर हम बात करेंगे तो इट इज 12400 डिवाइड बाई 6216, तो ये आता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिए यहाँ पे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है सरफेस, तो यानी ये जो वाला ये आपका इजेक्ट नहीं कर पाएगा, ये और ये इजेक्ट कर पाएगा, पहला और दूसरा इजेक्ट कर पाएगा, तीसरा वाला इजेक्ट नहीं करेगा. एज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन एंड दैट ईच एनर्जेटिकली केपेबल फोटोन यस 1 इलेक्ट्रॉन, हर एक एनर्जेटिकली केबल फोटोन क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकंड निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा n. तो n बराबर क्या n e है, और ये कितना आएगा, अब आपका यहाँ पे इंटेंसिटी दे रखी है तो I a डिवाइडेड बाय एस सी बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 3 तो यहाँ पर एनर्जी निकाल ही नहीं पाएगा. तो इंटेंसिटी I हमें कितना दिया है 3.6 10 की पावर 3 इक्वली डिवाइड है, तो एक ही हिस्से कितना आएगा 1.2 10 की पावर -3. एरिया कितना है
1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁴, है ना। एस सी की वैल्यू होती है 2 × 10⁻25 और लैम्डा हमें दे रखा है 4144 प्लस 4972 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1.1 10⁻12 ये आ गया। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इतने कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकंड। तो ये तो सॉरी ये तो आया आपका रेट आया, तो 2 सेकंड में करेंगे तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये 2 सेकंड का ये आंसर जो है 2 सेकंड का आंसर है, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सो यू विल गेट द आंसर। तो 1.1 10⁻12 ये आंसर है। Question number 30. A monochromatic light source of frequency nu illuminates a metallic surface and ejects photoelectrons. The photoelectrons having maximum energy are just able to ionize the hydrogen atom in ground state. देखो यानी कि जो फोटोइलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकल रहे हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो जस्ट एबल, यानी कि आपका जो के मैक्स है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एच न्यू -5, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखा है, when the whole experiment is repeated with an incident radiation of frequency 5/6 nu, the photoelectrons so emitted are able to excite the hydrogen atom beam, which then emits a radiation of wavelength of 1 to 1.5 angstrom. तो यहाँ पर एबल टू एक्साइट, तो इमिट ऑफ रेडिएशन ऑफ दिस थिंग, तो ये 1 to 1.5 है, तो इसकी एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी होगी 12400 डिवाइड बाई 1215, है ना, ये होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये एनर्जी हो जाएगी। तो ये 10.2 मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक्सेलरेशन कहाँ होगा, 1 से 2 होगा। तो एनर्जी जो है अब वो कितनी हो जाएगी, 10.2। तो सेकंड केस में एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एच न्यू कितना है हमारे पास, 5/6 न्यू -5। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया। तो ये 2 इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका न्यू और फाई आएगा। तो यहां सॉल्व करने पर फाई की वैल्यू आती है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यू की वैल्यू आती है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। ये आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। द पीक एमिशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एट अ सर्टेन टेम्परेचर अकर्स एट वेवलेंथ दिया हुआ है 6000। ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर द टोटल रेडिएशन एमिटेड हैज इंक्रीज टू 16। देखो टोटल रेडिएशन 16 टाइम्स हो चुका है। तो हम जानते हैं कि जो आपका रेडिएशन एनर्जी होती है dQ/dt, इट इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, यानी कि अगर 16 टाइम्स हो चुका है, टेम्परेचर कितनी टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। तो टेम्परेचर 2 टाइम्स हो चुका है, तो आपका जो ये वेवलेंथ है वो 6000 से कितनी हो जाएगी, 3000 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा टी होता है कांस्टेंट, है ना, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये हम जानते हैं। तो ये 6000 से 3000 जाएगा। दी रेडिएशन आर अलाउड टू फॉल ऑन अ मेटल सरफेस। द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द पीक रेडिएशन एट हायर टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट by applying a potential equivalent to excitation potential corresponding to the transition of level n equal to 4 to n equal to 2। तो n equal to 4 से n equal to 2 का जो लेवल है उसकी एनर्जी, उसका डिफरेंस जो आता है वो आपका कितना आता है, आपका आता है 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये एनर्जी है। तो दिस इज इक्वल टू Hc/λ -5, है ना। तो हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज गिवन बाय दिस थिंग, फाई निकालना है ना। और यहाँ पे फाई कैसे निकालेंगे, एक मिनट, ओके।
हाँ जी, तो लिखा हुआ है इट इज एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 2, तो इसका एनर्जी का हम जानते हैं तो हाँ, तो आपका ई वी एस बराबर है क्या 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है 3000 माइनस 5, तो 5 निकालना है। और वी एस कैसे निकालेंगे, तो ई वी एस कितना आएगा, ई वी एस होगा 13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 5 की वैल्यू आती है 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 159 हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। $32. A neutron beam in which each neutron has same kinetic energy is passed through a sample of hydrogen-like gas, but not hydrogen in a ground state. Due to collision of neutrons with the ions of the gas, the ions are excited and then they emit photons. 6 spectral lines are obtained in which one of the lines is of wavelength 6200 divided by 51 angstrom. What is the minimum possible value of kinetic energy of the neutron for this to be possible? 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन गया होगा n इजिकल टू 4 तक गया होगा, है ना, तो n इजिकल टू 4 तक गया होगा और उनमें से लिखा है वन ऑफ द लाइंस ऑफ वेवलेंथ दिस थिंग इज ऑब्टेन। तो वन ऑफ द लाइंस है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी हो जाएगी 12400 डिवाइड बाई 6200 इंटू 51। तो कितना एनर्जी आ रहा है, 62 नैनोमीटर है, तो एक और जीरो लगेगा 62, हाँ ये, तो ये आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस जो वेवलेंथ है उसकी एनर्जी है। तो n इक्वल टू 4 तक गया है, तो 10.2 हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए होता है 1 से 2, और ये बोल रहा है हाइड्रोजन लाइक, तो हाइड्रोजन के लिए 1 से 2 है, तो हाइड्रोजन लाइक में ये क्या होना चाहिए 2 से 4 होगा, तो 1 से 2 और 2 से 4 शुड बी सेम। तो ये अगर 1 से 2 और 2 से 4 सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये आपका आयन होगा वो He प्लस होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं Z की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ये हम बोल सकते हैं। तो Z की वैल्यू यहाँ पर 2 आने वाली है। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर विच दिस इज पॉसिबल। तो लिखा हुआ यहाँ पर कि टक्कर हो रही है, तो न्यूट्रॉन जो है He प्लस से टकरा रहा है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v0, इसका मास m है, इसका मास होता है 4m। टक्कर अगर कंप्लीटली इलास्टिक होगा तो ये v डैश, तो मोमेंटम का जब कराएंगे तो m v0 बराबर आएगा 5m v डैश। तो v डैश कितना आया v0 बाई 5, तो v डैश आ गया v0 बाई 5, तो v डैश v0 बाई 5 आ चुका है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा के आई माइनस के एफ। तो के आई कितना है हाफ एम वी नोट स्क्वायर माइनस के एफ, हाफ 5m वी नोट स्क्वायर बाई 25, तो 4/5 टाइम्स ऑफ के ये है। तो ये है, अब ट्रांजिशन कहां हो रहा है 1 से 4 है ना, जो ये जाएगा वो क्या करेगा 1 से 4 तक ले जाएगा, तो 1 से 4 ले जाएगा, तो 1 से 4 की एनर्जी कितनी होगी 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो यहां से क्या निकालना आपको व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आएगी। तो यहां के की वैल्यू आती है 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आपको लिखना है 25 अल्फा 10 की पावर -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अल्फा सॉल्व करने पर आता है 255, 255।
A neutron of kind energy 65 electron volt collides inelastically with a singly ionized helium atom at rest. It is scattered at an angle of 90 degree with respect to its original direction. Given mass of helium atom दिया है 4 times of this thing. तो find the allowed values. देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक न्यूट्रॉन है तो इसका मास m है, और ये आपका हीलियम है तो इसका मास होगा 4m. ये यहां टकरा रहा है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन ये ऊपर जा रहा है और ये यहां कहीं जाएगा, ऐसा कुछ होगा ना. तो बेसिकली यहां पर अगर मैं कहता हूं इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx, इस डायरेक्शन में है vy, और इसके पास ऊपर की तरफ स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसकी v0 मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान लेते हैं v1 बोल लेते हैं ना, v1 ऐसा कुछ बोल लेते हैं. तो यहाँ पर हम जानते हैं मोमेंटम कंजर्व रहेगा, x में भी कंजर्व रहेगा y में. तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन. तो m v0 बराबर इसका मास है 4m, तो 4m vx. तो m से m गया तो v0 कितना आया, 4vx आ गया. ठीक है, तो vx कितना आया, ये है v0/4. vx आ गया v0/4 है ना. अच्छा जी, और y में बात करेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, तो m v1 बराबर 4m vy. तो m से m चला गया तो v1 बराबर आ गया 4vy है ना. तो v1 आ गया 4vy, तो ये हमने निकाल लिया. तो vy हो जाएगा v1/4, ऐसा हम बोल सकते हैं है ना. तो यहां पर तो vx आ गया v0/4 और vy आ गया v1/4. तो अब यहां पर हमें निकालना क्या है, allowed values of energy of neutron and that of atom after collision. तो लॉस इन एनर्जी कितना आएगा, इट विल बी हाफ m v0 स्क्वायर माइनस, ये तो इनिशियल है ना, और माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूं मैं एक पेज इसमें ऐड कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट. तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ m प्लस हाफ 4m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. या तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहां पर आगे. तो हाफ m v0 स्क्वायर और माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 4m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ठीक है, तो vx है आपका v0/4 है ना, और vy क्या है, v1/4 है. तो हाफ m v0 स्क्वायर माइनस हाफ m
v1 स्क्वायर प्लस 2m और vx हमारे पास कितना है, कहाँ गया, vx है v0/4, तो v0 स्क्वायर बाई 16 और ये है v1 स्क्वायर बाई 16, ये है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो v0 स्क्वायर m v0 स्क्वायर बाई 8 आएगा और तो 3m v0 स्क्वायर बाई 8 है ना, और यहाँ माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 प्लस 1 9m v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये लॉस है। तो ये 3/4 ऑफ हाफ m v0 स्क्वायर, ये कितना है 65 हो जाएगा, और माइनस v1 कितना है हमारे पास 4v/, हो जाएगा ना, v1 है 4v/, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए एक बार, रुको, ये 8 होगा, 8 होगा और यहाँ देखो गलती होगी, इसमें गलती हो गई, ये टर्म नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये तो इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ये हाफ m v1 स्क्वायर, ये 2 से ये 2 जाएगा तो 8 आएगा, तो m v1 स्क्वायर बाई 8, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 + 1 5, 5m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हमने निकाली है ना, तो ये आपका 5m v1 स्क्वायर बाई 8, इट इज द आंसर। तो यहां 3/4 65 आ रहा है। तो यहां क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिंगली एटम एट रेस्ट इट इज स्कैटर्ड, ठीक है, अलाउड एनर्जी वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 3/4 × 65, इट इज 48.75 माइनस 5m v1 स्क्वायर बाई 8, ये है लॉस, दिस इज द लॉस इन एनर्जी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है अलाउड वैल्यू, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम है, तो 1 से 2 जाएंगे तो इट विल बी 10.2 × 4, यानी इट इज कितना 40.8। तो उससे सॉल्व करेंगे तो 5m v1 स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू कितनी आएगी 48.75, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक तो ये वैल्यू जाएगी, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर अगर इसकी ट्रांजिशन क्या हो रहा है 1 से 3, तो 1 से 3 में एनर्जी होती है 12.09, तो 12.09 इंटू करेंगे 4, तो ये आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी 48.75 माइनस 5m v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 बराबर 12.09 इंटू 4, तो 48.36। तो इससे आपका 5m v1 स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंस लेंगे तो 0.39 ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ रही है, चेक कर लीजिए, तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन है तो आप इसको देख लीजिए ना, तरीका ये रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34,
consider a universe in which a pi meson orbits around the nucleus instead of electron. Assume the Bohr model of for a pi meson of mass m pi and that of same charge as that of electron is in a circular orbit of radius r about the nucleus with an orbital angular momentum h1 pi. If the radius of the nucleus of atomic number z is given by r, ये दिया हुआ है, radius of nucleus दे रखा है, of atom number z दिया है, the total number of elements in this universe that can exist in is given by n. Find the value of n minus 1 divided by 12. तो आपको ये निकालना है. तो यहां पर रेडियस का फार्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, सॉरी पाई एम मास ऑफ पाई पोर्शन पाई एम पाई ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, ये होता है. तो यहाँ पर मास ऑफ पाई मेसन कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ पाई मेसन दिया 265 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये आपका आर की वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन. पर यहाँ पर ये है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 265 से, और यहाँ आएगा एन. ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल टू 1 हो जाएगा. जेड की वैल्यू कितनी है, जेड निकालनी है, ये है. अब ये आपका आ गया. तो ये है रेडियस ऑफ एटम. न्यूक्लियस का साइज से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो साइज ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है आपको आर बराबर 1.6 10 की पावर -15, जेड की पावर 1/3. इट शुड बी लेस देन योर 0.529 डिवाइडेड बाय 265 जेड. तो एक बार आप सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू शुड बी लेस देन योर 37.5 आती है. तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट शुड बी 37. तो ये आंसर आएगा. In an X-ray tube, the accelerating voltage is 20 kilovolt. Two targets A and B are used one by one. For A, the wavelength of K alpha line दिया है 62 picometer. For B, the wavelength of the L alpha line दिया है 124 picometer. The energy of the B ion with vacancy in L shell is 15.5 keV, higher than the atom of B. तो K मिनिमम कितना आएगा यहाँ पर, तो वेवलेंथ ऑफ K अल्फा लाइन दिया है 62 पिकोमीटर, है ना. तो इसकी एनर्जी जो मिनिमम होगा E मिनिमम इट इज 12400 डिवाइडेड बाय 62 पिकोमीटर यानी 10 की पावर -3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. इट इज 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. ये आ गया. तो अब क्या लिखा है पर तो मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल फॉर कोलिजन दिया है आपको 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड बाय मोमेंट कंजर्वेशन लॉ एनर्जी कंजर्वेशन तो 20 यानी कि 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, या देखो इसकी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है 20 किलो वोल्ट. तो एनर्जी कितनी होगी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उससे ज़्यादा होना चाहिए, पर एनर्जी अवेलेबल कितना है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ रहा है. तो यानी कि इसमें क्या होगा, आपका एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा. तो लैम्डा मिनिमम हमारा कितना रहेगा, इतना ही रहेगा 0.62 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा. और तो लैम्डा मिनिमम तो हमारा जो आपका ये आएगा इट विल बी 0.62 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा. कैन के अल्फा फोटोन बी इमिटेड बाय ए, एक्सप्लेन द रीजन. तो ये इमिट नहीं कर पाएगा, है ना. कैन अल्फा फोटोन इज इमिटेड बाय बी, व्हाट द मिनिमम वेवलेंथ इन ए ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है. तो इसमें यहाँ पर दिया है वेवलेंथ ऑफ द एल अल्फा लाइन इज 124 पिकोमीटर. तो 124 पिकोमीटर के करस्पॉन्डिंग आप निकालिए तो इट विल बी कितना आएगा, ई 12400 डिवाइड बाई 124 पिकोमीटर.
10⁻⁻3, तो ये आएगा कितना, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये आएगा। तो 10 किलोमीटर, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आपको लैम्डा मिनिमम निकालना है, तो यानी कि 10 प्लस 20, है ना, तो आपका लैम्डा मिनिमम निकालेंगे, तो लैम्डा मिनिमम आएगा 12400 डिवाइडेड बाय तो आपका एनर्जी हो जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पर, 124 है, तो इसका डिवाइड बाय 1500 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 0.8 एंगस्ट्रॉम ये आंसर आ जाएगा। Question number 36, an X-ray tube is working at a potential difference of 38.08 kilovolt. The potential difference is decreased to half its initial value. It is found that the difference of the wavelength of K alpha X-ray and the most energetic continuous X-ray becomes 4 times of the difference prior to the change of voltage, assuming that K alpha. तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका लैम्डा K alpha minus lambda cutoff, it is 4 times of lambda K alpha minus twice of lambda cutoff हो जाएगा ना, ये है, तो है ना, ये एक इक्वेशन ये आएगी। तो बाकी हम जानते हैं कि ये X-ray tube is working at a potential difference of 38.08 kilovolt. पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू हाफ, हाफ करेंगे तो डबल हो जाएगा ना, ये समझ आ रहा है। इट इज फाउंड द डिफरेंस ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, ये हो गया। एज्यूम के अल्फा इज प्रेजेंट इन बोथ केसेस, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल। के अल्फा दिया हुआ है तो आपको निकालना है एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल। तो यहाँ पर हम जानते हैं एनर्जी है कितना, 38.08 किलो वोल्ट यानी 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका 7/3 RHC Z-1 का स्क्वायर इंटू 3/4, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पे Z की वैल्यू जो आती है इट इज 41, है ना, ये आंसर है। हाँ जी, an electron of mass m charge E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t is, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, इट इज a v बराबर u प्लस t, तो ये कितना का E कैपिटल E बाई m इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा होता है h अपॉन एम वी, तो लैम्डा हो जाएगा h अपॉन एम वी कितना E कैपिटल E और डिवाइडेड बाई m इंटू टी, m से m चला गया तो लैम्डा आ गया h अपॉन E कैपिटल E इंटू टी, ये हो गया। तो हमें निकालना है d लैम्डा बाई डी टी, तो h अपॉन E कैपिटल E 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना का 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस h अपॉन ई टी स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर, है, तो माइनस h डिवाइड बाई ई टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर possess de Broglie wavelength of lambda 1 lambda 2, find the de Broglie wavelength of the each particle in the frame of reference of center of mass। देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं और आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड मान लो v1 है, इसकी स्पीड v2 है, मास इसका m है, इसका भी मास m2 है, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसकी लैम्डा 2 है। तो यहाँ पर अगर हम VCM निकालते हैं तो इट इज m v1 i कैप
प्लस एम वी टू जे कैप डिवाइडेड बाई 2m, ये VCM है. तो इट इज V1 I कैप प्लस V2 J कैप डिवाइड बाई 2 VCM. अब हम निकालेंगे किसी एक पार्टिकल की, यानी V1 CM निकालते हैं. इट इज V1 माइनस VCM. तो V1 कितना है, V1 I कैप माइनस V1 I कैप प्लस V2 J कैप डिवाइड बाई 2. तो V1 माइनस V2, V1 I कैप माइनस V2 J कैप डिवाइड बाई 2. तो V1 CM का मॉड ये आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई 2. ये है रिलेटिव वेलोसिटी बाई 2. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम. तो लैम्डा ऑफ 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितना आएगा, H अपॉन M V1 CM. तो H अपॉन M, तो V1 CM हमें मालूम है, ये निकाल चुके हो. तो रूट ऑफ दिस थिंग है ना, तो रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और ये ऊपर 2 और आएगा, है ना, ये आ गया. और यहाँ पर लैम्डा 1 हो जाएगा H अपॉन M V1. तो V1 आएगा H अपॉन M लैम्डा 1. सिमिलरली V2 हो जाएगा H अपॉन M लैम्डा 2. तो ये 2H डिवाइडेड बाई M रूट ऑफ, तो H स्क्वायर बाई M स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डिवाइडेड बाई M स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर. ये और ये चला गया. तो यहां पर 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, तो ये हमने मॉडर्न फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर लिया है. अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व जरूर करिए अच्छी तरह से. अच्छे क्वेश्चन हैं, एडवांस लेवल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जे एडवांस में अगर देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इनको आप जरूर सॉल्व कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.